नमस्ते बच्चों, शिक्षा सागर की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने पिछली क्लास में आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बात किया था और आधुनिक आवर्त सारणी को हमने बनाया था और उसमें हमने तत्वों के बारे में जाना था। कुछ इंपॉर्टेंट तत्वों के मैं आपको नाम भी लिखाया था, उसको ट्रिक वाइज हमने पढ़ा था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। अब बच्चों, आज की क्लास से एक क्वेश्चन तो पक्का है यहाँ से कि आपके 10th एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। तो ये क्लास इम्पोर्टेंट है, तो शुरू से लेकर पूरे एंड तक सारी क्लास को अच्छे से ले लेना, ठीक है बच्चों। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चों, आपको बार बार बोला जा रहा है, ठीक है बच्चों। अब इस क्लास में हम आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब तत्वों की स्थिति के बारे में क्या चीज़, तो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, तो समझना इसको। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति, हेडिंग क्या डालना है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति। अच्छा, हमने कल देखा था आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 तो स्तंभ होते हैं, है ना। उसने ऊर्ध्व स्तंभ को तो क्या नाम दिया, समूह नाम दिया था हेनरी मोजले ने, और क्षैतिज स्तंभों को क्या नाम दिया था, आवर्त नाम दिया था। तो इसको हम लिखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने स्तंभ थे, कुल 18 स्तंभ थे, जिन्हें समूह कहा जाता है। समूह, या फिर इसको हम ग्रुप भी कहते हैं, समूह कहा जाता है, समूह कहा जाता है। कुल कितने स्तंभ है, 18 स्तंभ थे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। तथा आवर्त सारणी में कुल 7 क्षैतिज कितने थे, 18 तो स्तंभ थे और 7 क्या थे, क्षैतिज पंक्तियां थी, है ना, क्षैतिज पंक्तियां थे। तथा आवर्त सारणी में कुल 7 क्षैतिज पंक्तियां थे, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें आवर्त कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है, ठीक है। और मैंने आपको इससे रिलेटेड कुछ चीज और बताया था। एक तो मैंने आपको संयोजकता के बारे में बताया था कि एक ही समूह ध्यान रखना, 18 जो समूह है ना, ऊर्ध्व रेखा जो है, ऊर्ध्व पंक्ति को तो हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्व स्तंभ। कुल 18 ऊर्ध्व स्तंभ, 18 ऊर्ध्व भी कह सकते हैं इसको, ऊर्ध्व 18 ऊर्ध्व स्तंभ। तो ये जो ऊर्ध्व स्तंभ आते हैं, ऊर्ध्व स्तंभ में सभी परमाणुओं के संयोजकता एक समान होता है। और मैंने आपको बताया था भी कि जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सभी की संयोजकता की बात करें तो क्या होता है, +1 होता है। मैग्नीशियम, बेरियम वगैरह, इनका क्या होता है, बेटा मांगे कार स्कूटर जो हमने पढ़ा था, उसमें सभी की संयोजकता कितना होता है, +2 होता है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि किसी समूह अथवा आवर्त में तत्वों की स्थिति, किसी समूह अथवा
आवर्त में तत्वों की स्थिति निम्न बातों पर निर्भर करती है। निम्न बातों पर निर्भर करती है। अब किन किन बातों पर निर्भर करती है तो उसके बारे में बात करेंगे हम। सबसे पहले तो एक ही समूह के सभी तत्वों या सभी परमाणुओं की संयोजकता एक समान होती है। एक ही समूह के सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो हम क्या बोलेंगे, एक ही समूह के सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है। ठीक है, एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है। अब एक ही समूह के सभी तत्वों का मतलब यह है कि जैसे कि उदाहरण की बात करें, संयोजकता इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है उसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन। अब जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। लिथियम के लिए भी बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसके बारे में अगर क्या पहला उदाहरण अगर देखें, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सभी एक ही समूह, फर्स्ट समूह में आता है। इन सभी का संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या या संयोजकता कितना होता है, एक होता है। मतलब प्लस का एक मान सकते हैं इसको हम, +1 होता है। इसकी आयंस की बात करें तो +1 होता है। ऐसे अगर मैग्नीशियम दूसरे वाले की बात करें तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इन सभी का संयोजकता कितना होता है, +2 होता है। ऐसे ही अगर हम बात करें, अगर क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करें तो उनका कितना होता है, -1 होता है। आयंस की अगर बात करें, आयंस उसी से निर्धारित होता है संयोजकता। ठीक है, आयंस और संयोजकता लगभग एक ही बात है। ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, इनका तो संयोजकता +1, इनका संयोजकता +2 होता है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, किसी समूह या आवर्त में तत्वों की स्थिति किन किन बातों पर निर्भर करती है ना। तो अगर ऐसे आ जाए तो पहला तो क्या है, एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होता है ना। मतलब हम कुल मिला के आवर्त सारणी में कुछ बातों को ध्यान रखेंगे, है ना। ये मैंने आपको कल भी बताया था। दूसरी बात मैंने आपको ये बताया था कि एक ही समूह में अगर ऊपर से नीचे जाते हैं, एक ही समूह मतलब ऊर्ध्व समूह में, है ना, ऊर्ध्व स्तंभ में अगर ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोशों की संख्या में एक कोश की बढ़ोतरी होता जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक ही समूह का मतलब ऊर्ध्व स्तंभ, है ना, ऊर्ध्व स्तंभ। एक ही समूह में ऊपर से नीचे जाने पर एक कोशों की बढ़ोतरी होती है। एक कोशों की बढ़ोतरी होती है। एक एक कोश बढ़ते जाते हैं ना। जैसे कि अगर हम बात करें हेलिना की रब से फरियाद जो हमने पढ़ा था, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब देखो हाइड्रोजन का एक होता है, इसका 3 होता है परमाणु क्रमांक, इसका 11 होता है, इसका 19 होता है। अब एक इसकी बात करें तो इसका एक इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में ही रहेगा। आप बेसिक वाला जो क्लास है
10th में जो बेसिक वाला क्लास है उसको ले लेना पहले। तो आपको ये सारी चीज़ें मैंने आपको उसमें बताया था, ठीक है ना। तो वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा कि कौन सी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बेसिक वाले क्लास में बताया था। तो उसको अच्छे से ले लेना एक बार, ठीक है। अब इसकी बात करें तो फर्स्ट कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 से ज़्यादा नहीं आता है। मैंने आपको बताया था 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पाँचवें में 18, फिर 32, ठीक है। ये 7 ही क्यों होता है? क्योंकि हमने 7 आवर्त के बारे में पढ़ा था। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 7 आवर्त में इस प्रकार होते हैं, इसलिए। अब इसका जो तीसरा इलेक्ट्रॉन वो तीसरी कक्षा में जाएगा, पहली कक्षा में 2 ही आते हैं हमेशा। अब तीसरा तो यहाँ पर देखो एक ही कोश था, इसमें एक कोश की बढ़ोतरी हो गया। तो मैंने आपको यही लिखाया, देखो सोडियम में अगर बात करें तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, दूसरी कक्षा में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 8 और 2 10 हुआ, 8 से ज़्यादा नहीं आ सकता। फिर उसके बाद अगली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इस प्रकार लास्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल मिला के 11 हो गया। 11 होने चाहिए सोडियम के। अब देखो कितने कक्षा हुए? 1, 2, 3 कक्षा हो गए। मतलब अगर हम क्या बात कर रहे हैं, ऊपर से अगर नीचे आते हैं तो कोशों की संख्या में एक एक की बढ़ोतरी होता जा रहा है, ठीक है। एक एक कोशों की बढ़ोतरी हो रहा है। और अगर हम क्षैतिज की बात करें, क्षैतिज पंक्ति की बात करें या आवर्त की बात करें, एक आवर्त में अगर बाएं से दाएं जाते हैं, बाएं से दाएं, है ना, बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है? कोशों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती। अब की बार क्या होता है? एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु संख्या में इकाई की वृद्धि होती है, ठीक है। बाएं से दाएं जाने पर, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये तो अपना दूसरा निर्भरता हो गया। अब तीसरी बात क्या है? एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कोशों की संख्या तो वही रहता है। कोशों की संख्या में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु एक एक प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती रहती है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि बाएं से अगर बाएं से दाएं जाएं आवर्त सारणी में, तो एक एक प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ता है। अब जैसे कि हम बात करें, इधर हमने जो तीसरा आवर्त था, आपके तीसरा आवर्त क्या था? सोडियम के बाद कौन आता है? आवर्त की बात कर रहे हैं ना, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, फिर मैग्नीशियम यहाँ से खाली स्थान आ जाता है, लेकिन उसके आवर्त में उसके आगे वाले फिर गिनती में आ जाएगा ना। मैग्नीशियम, फिर जाके एल्यूमिनियम, इधर से एल्यूमिनियम आता है, यहाँ से चालू होता है, फिर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है। तो ये सिलिकॉन हो गया, फिर उसके बाद सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, सल्फर, ये सारे आते हैं। तो देखो बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? बाएं से दाएं जाने पर
इसका परमाणु क्रमांक 11, इसका 12, इसका 13, इसका 14, 15, 16। तो परमाणु क्रमांक में एक एक की बढ़ोतरी होने पर उसके क्या होता है, उसके कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन, हम जानते हैं जितने परमाणु क्रमांक होता है उतना ही उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो ये तो आपका एग्जाम्पल हो गया। अब किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, ध्यान रखना इसको, कि किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या सूत्र 2n² से दिया जाता है। कोशों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या सूत्र 2n² से दिया जाता है। अच्छा, ये 2n², इस सूत्र से हम उसकी आवर्त में उपस्थित परमाणुओं की संख्या भी बता पाएंगे। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके आधार पर आवर्त में तत्वों की संख्या बता पाते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके आधार पर किसी आवर्त में परमाणुओं की संख्या भी बता पाएंगे, परमाणु की संख्या भी बता पाएंगे। अब कैसे? जैसे कि अगर हम n की जगह 1 रखें। अच्छा, यहाँ n क्या है, कोई भी पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या हम मान सकते हैं ना। तो अगर n की बात करें, n बराबर अगर 1 रखें, उदाहरण के लिए अगर n बराबर 1 रखा जाए तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर मतलब 2 ही रहेगा। इसका मतलब पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, है ना। अच्छा देखो, ये सिर्फ दो कक्षा तक ही लागू होता है, ऐसे तीसरी कक्षा से हमें डायरेक्ट याद रखना पड़ता है। ठीक है, तो पहले इससे हम क्या निर्धारित कर सकते हैं, पहली आवर्त में 2 तत्व होते हैं। अब पहले आवर्त में हमने 2 तत्व ही पढ़ा था। पहले आवर्त में आवर्त सारणी को याद करो, इधर हाइड्रोजन था पहले आवर्त में और उधर उसके सीध में हीलियम ही था, इसके अलावा और कोई भी नहीं था। इधर हाइड्रोजन और उधर कोने में हीलियम ऊपर था पहले आवर्त में। अगर n की जगह 2 रख दें तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मतलब 8 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से गुणा किया तो 8 आएगा। मतलब हम क्या बता सकते हैं कि दूसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं, 8 तत्व होते हैं। अब इसी प्रकार, अच्छा ये तीसरे आवर्त में फिर 18 हो जाता है, जबकि तीसरे आवर्त में 8 ही होता है, इसलिए तीसरे चौथे, इसको हमें डायरेक्ट याद रखना होता है, चौथे, पांचवें, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठा तथा 7वें आवर्त में तत्वों की संख्या। और इसके बारे में मैंने आपको बहुत बार बता रखा है कि 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, बस इतना याद रखना है हमें। तो तीसरे में कितना आएगा, 8 आएगा, 2, 8 हो गया। तत्वों की संख्या क्रमशः तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में भी 18, छठे में 32 तथा 7वें में कितना, 32 होते हैं। ठीक है, तीसरे, चौथे, पांचवें तथा छठे तथा 7वें आवर्त में तत्वों की संख्या क्रमशः 8, 18, 18, 32, 32 होते हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन ये बनता है कि तीसरे आवर्त में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है।
अब तीसरे आवर्त में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8, मतलब तीसरे आवर्त की बात करें या तीसरी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी आ जाए, देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पढ़ा है ऐसे तो हमने सूत्र में, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तीसरी कक्षा में 8, चौथी कक्षा में 18, फिर 32, पांचवें में छठे में 32 और सातवें में भी 32 हो जाएंगे। पांचवें में ये तीसरे, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ठीक है, याद रहेगा। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ठीक है। अच्छा, ये 32, 32 ये हम सिर्फ इतने के बारे में ही बात करते हैं 3 कक्षाओं में, और 3 कक्षाओं के बारे में ही बात करते हैं, पहले, दूसरे और तीसरे। बाकी तो आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे, ठीक है, इसके बारे में आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे कि 32, 32 क्यों आता है ना, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे बड़ी क्लासों में, है ना। अगर आप 11th 12th में साइंस लेते हो तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें, सारी जानकारी मिलेगा वहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो ये तो आपके क्या हो गया कि किसी भी आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति किन किन बातों पर निर्भर करती है, ठीक है। अब अगला हेडिंग क्या डालेंगे, अगला हेडिंग क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति के बारे में जानेंगे कि उसमें किस प्रकार किसी चीज को परिवर्तित करने पर क्या क्या चीज परिवर्तित होता है। तो प्रवृत्ति के बारे में, जैसे कि परमाणु साइज वगैरह, वो सारी चीजें के बारे में हम जानेंगे। तो अगला हेडिंग क्या रहेगा, आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति। आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति, आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति। और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म है। आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति, जितने भी प्रवृत्ति हम पढ़ेंगे तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही है, हर साल आता है ना। पिछले साल तो आपका ये 5वां चैप्टर हटा दिया गया था, इस साल फिर से जुड़ेगा क्योंकि पहले से स्टार्ट हो गया है आपका जो सिलेबस, जो स्कूल वगैरह पहले से जुलाई से स्टार्ट हो गया, तो ये सारी चीज़ें भी आपके अब इस साल ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें अगर बात करें, आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति की बात करें, तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, संयोजकता के बारे में जानेंगे। संयोजकता क्या होता है, सबसे पहले हम संयोजकता के बारे में जानेंगे। अब देखो, संयोजकता, किसी भी तत्व की संयोजकता उसकी बाहरी कक्षा में, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के आधार पर निर्धारित की जाती है, ठीक है। इसको हमें ऐसे ही याद रखना है, किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता उसके बाहरी कक्षा, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित, बाह्यतम कक्षा मतलब बाहर वाले कक्षा। अब देखो, जैसे सोडियम की संयोजकता +1 होता है, कैसे पता लगा हमें, क्योंकि उसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो +1 आया, है ना। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता उसके बाह्यतम कक्षा में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉन के आधार पर निर्धारित की जाती है। बाह्यतम कक्षा में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के आधार पर निर्धारित की जाती है। अब उदाहरण की बात करें तो सोडियम, उदाहरण की बात करें तो सोडियम जो है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है, 11 होता है। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ लिया जाए ना, तो उसका परमाणु क्रमांक हमें याद होना चाहिए पहली बात। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या क्या लिख सकते हैं, 2, 8,
फर्स्ट कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में कितने होंगे? 1। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। विन्यास मतलब उसको कक्षा के अनुसार लिखना, ठीक है। तो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता क्या होगा फिर? सोडियम का जो संयोजकता है वो कितना होगा? 1 होगा। बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन तो 1। अच्छा, ऐसे ही अगर क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन, अब क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में कितना होगा? 7 होगा। मतलब यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन की इसकी आवश्यकता है, इसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी अगर आयंस की बात करें तो Cl-1 बनाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस वाला आया इसलिए -1 बनाता है। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? संयोजकता की बात कर रहे हैं। तो संयोजकता की बात कर रहे हैं तो संयोजकता क्या होगा? यहाँ पर संयोजकता 1 ही होगा, ठीक है, क्योंकि संयोजकता को हमेशा +1 प्लस के द्वारा, मतलब उसके द्वारा दर्शाते हैं। तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, क्योंकि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब उसके अष्टक के अनुसार लिया जाता है। अब कोई दान कर पाता है, कोई ग्रहण कर पाता है। अब ऐसा नहीं है कि 7 इलेक्ट्रॉन को दान कर दे। अब 7 इलेक्ट्रॉन एक साथ कक्षा में से निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ता है, ठीक है। इसलिए इसको दान करने से अच्छा जोड़ना अच्छा लगेगा इसको, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि उसका नाभिक जो है ना, नाभिक में सारा प्रोटॉन होता है। किसी भी परमाणु का नाभिक में पूरा प्रोटॉन स्थित होता है। अब कक्षा में इलेक्ट्रॉन जोड़ना या त्यागना, अब ये सभी इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है? बांधे रखता है। अब ये 7 को एक साथ उसको बंधन से मुक्त करवाना है तो मुश्किल होगा ना। अब 1 इलेक्ट्रॉन आराम से उस थोड़ा सा आकर्षित कर लेगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, आकर्षित करके 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा, ठीक है। अब ये बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब इस पर आकर्षण बाहर है ना, इसलिए आकर्षण कम रहता है। बाह्यतम कक्षा में है इसलिए वो तुरंत दान कर देता है। इसलिए हम जानते हैं कि सोडियम और पोटेशियम, बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है ना, इसलिए वो थोड़ा सा ऊर्जा मिलते ही वो उसको दान कर देता है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को वो त्याग देता है। और इसी कारण सोडियम को हमेशा केरोसिन के तेल में रखा जाता है, क्योंकि ये ऊर्जा उसको वायुमंडल में लाते ही ये आग पकड़ लेता है ना, आग पकड़ लेती है, इसलिए उसको केरोसिन के तेल में रखा जाता है। और सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है कौन? सोडियम और पोटेशियम, ठीक है बच्चों। ये तो क्या हो गया? संयोजकता के बारे में बात हो गया। अब संयोजकता की अगर और भी उदाहरण ले तो ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन का ले लेते हैं। तीसरा ऑक्सीजन की संयोजकता की बात करें तो ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक कितना? 8 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 6। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसलिए इसका संयोजकता कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। अगर आयंस की बात करें तो -2 होता है, ठीक है। तो ये तो संयोजकता के बारे में बात हो गया। आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति अगर संयोजकता के बारे में पूछ लिया जाए तो इस प्रकार हम बता सकते हैं। और किसी भी परमाणु की संयोजकता पूछ लिया जाए, जैसे क्लोरीन की संयोजकता कितना है तो 1 होता है, ऑक्सीजन की संयोजकता कितना है तो 2 होता है। अब कौन दान कर पा रहा है और कौन ग्रहण कर पा रहा है, इसके अनुसार उसकी आयंस में हम लिखेंगे ये -1 होता है, ये -2 और ये +1 होता है, वो तो आयंस के आधार पर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब हम इसमें दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, परमाणविक त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? परमाणु साइज। तो परमाणु त्रिज्या या परमाणु साइज, परमाणु त्रिज्या या परमाणु साइज। अब हम जानते हैं त्रिज्या तो नॉर्मली क्या होता है? त्रिज्या कोई, जैसे त्रिज्या की बात करें तो गोले पे आते हैं हम। जैसे किसी गोले में केंद्र से ये बाहर तक, ये जो इसका गोला होता है उस गोले तक की जो दूरी होता है
उसी को त्रिज्या कहते हैं और r से व्यक्त करते हैं, हमें पता है, ठीक है ना। तो यहां पर त्रिज्या को हम कैसे परिभाषित करेंगे? अब जैसे कोई परमाणु में जो सबसे बाहर वाला कक्षा है लेंगे तो ये केंद्र से, या फिर नाभिक बोल सकते हैं, नाभिक से उसके बाह्यतम कक्षा की जो दूरी होता है उसी को हम क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या कहते हैं या परमाणु साइज कहते हैं। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? एक स्वतंत्र परमाणु में उसके केंद्र से बाह्यतम कक्षा, उसके केंद्र से बाह्यतम कक्षा तक दूरी को परमाणु त्रिज्या या हम क्या कहते हैं? परमाणु साइज कहते हैं। मतलब परमाणु कितना बड़ा है उसकी साइज के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो एक स्वतंत्र परमाणु में उसके केंद्र से बाह्यतम कक्षा तक की दूरी को परमाणु त्रिज्या या परमाणु साइज कहते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और है, इसमें हमें एक उदाहरण याद रखना है, ठीक है, और ये आ भी जाता है एग्जाम में कि जैसे कि उदाहरण क्या है? हाइड्रोजन परमाणु की परमाणुवीय त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या कितना होता है? तो इसका परमाणु त्रिज्या होता है 37 पिकोमीटर। इसको हम पिकोमीटर बोलते हैं, पिकोमीटर। अच्छा, ये पिकोमीटर जानते हो क्या होता है? ये पिकोमीटर है ना, पिकोमीटर। एक पिकोमीटर में 10 की घात -12 मीटर होता है। मतलब 10 की घात -37 इंटू 10 की घात -12 मीटर, जो कि बहुत कम होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितना होता है? 37 पिकोमीटर होता है, ठीक है, 37 पिकोमीटर होता है। अब इसमें हम आवर्तिता के बारे में भी जानेंगे। अच्छा, ये आवर्तिता क्या है तो समझना, आवर्तिता के बारे में भी जानेंगे। आवर्तिता का मतलब, अब हम किसी भी आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो क्या होगा? परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा या घटेगा, उसके बारे में हम जानेंगे। कि एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर ऊर्ध्व स्तंभ या समूह, जिसको हम कहेंगे, आवर्त सारणी की बात चल रहा है ना, तो आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? हमने पढ़ा था क्या होता है कि एक एक कोश नया जुड़ता रहता है ना। मैंने आपको बताया था कि एक एक कोश नया जुड़ता रहता है। अब एक एक कोश नया जुड़ता रहता है तो इससे क्या होगा? उससे क्या है, उसका आकार बढ़ता जा रहा है। अब एक कक्षा नया जुड़ जाएगा तो वहां तक की जो दूरी होगा वो बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर एक एक कोशों की बढ़ोतरी होने के कारण, एक एक कोशों की बढ़ोतरी होने के कारण क्या होता है? परमाणु त्रिज्या में बढ़ोतरी होता है, के कारण परमाणु त्रिज्या में बढ़ोतरी होता है, ठीक है। ये तो क्या हो गया? समूह से संबंधित हो गया, ठीक है। अब अगर आवर्त की बात करें, आवर्त में हमें दाएं से बाएं जाना है। अब दाएं से बाएं जाने पर क्या होता है? दाएं से बाएं जाने पर उसके इलेक्ट्रॉन एक जुड़ता रहता है और नाभिक में प्रोटॉन जुड़ता रहता है। तो एक एक प्रोटॉन ज़्यादा आने के कारण, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने के कारण, अब नाभिक में प्रोटॉन बढ़ रहा है तो उसका आकर्षण बढ़ेगा। आकर्षण बढ़ेगा तो बाह्यतम, अब कक्षा तो वही रहता है, कोश तो वही रहता है,
लेकिन अंदर प्रोटॉन की संख्या बढ़ोतरी होने के कारण उसका आकर्षण बढ़ जाता है और त्रिज्या में क्या होने लग जाता है, बढ़ेगा आकर्षण तो संकुचित करेगा, और संकुचित करेगा तो त्रिज्या में कमी आता जाता है। तो याद रखना इसको, जबकि इसको पैराग्राफ चेंज करके ऐसे लिख लेना, जबकि एक आवर्त में बाएं से दाएं, है ना, बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, कोशों की संख्या तो समान रहता है, परंतु प्रोटॉन की संख्या में बढ़ोतरी होने के कारण क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या में बढ़ोतरी, प्रोटॉनों की संख्या में इकाई की बढ़ोतरी होता है ना, एक एक की बढ़ोतरी होता रहता है। प्रोटॉनों की संख्या में बढ़ोतरी होने के कारण नाभिक का आकर्षण, हालांकि इलेक्ट्रॉन भी आता रहता है लेकिन इलेक्ट्रॉन का उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है जितना प्रोटॉन का पड़ता है। नाभिक का आकर्षण बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे नाभिक का आकर्षण बढ़ जाता है, जिससे नाभिक का आकर्षण बढ़ जाता है, जिससे परमाणु त्रिज्या में कमी आता रहता है, जिससे परमाणु त्रिज्या में कमी होता है, परमाणु त्रिज्या में कमी होता है, मतलब परमाणु त्रिज्या घटता जाता है। ठीक है, अब परमाणु त्रिज्या घटता जाता है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि इधर वाले जो बाईं तरफ जो परमाणु है उसकी त्रिज्या ज्यादा, और दाईं तरफ आने वाले जो परमाणु है उसकी त्रिज्या कम होता है। ठीक है ना। तो यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है, देखो क्वेश्चन ऐसे बनता है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है, ये आवर्तिता से क्वेश्चन बनता है, आवर्तिता से ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन ऐसे बनता है, निम्न परमाणुओं को या तत्वों को, निम्न तत्वों को परमाणु त्रिज्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब जैसे कि आपको कोई तत्व दे दिया जाए, यहाँ पर एल्यूमिनियम, बोरोन, यहाँ पर ऐसे दे दिया, मान लो एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम दे दिया, सोडियम, मैग्नीशियम, फिर आपका इधर से आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये 13 नंबर पे आता है। 14 नंबर पे सिलिकॉन भी दे दिया, मान लो सिलिकॉन दे दिया। अब इसको हमें जमाना है, किस क्रम में जमाना है, इसको हमें आवर्तिता के क्रम में जमाना है। किसमें, आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब बढ़ता क्रम। ठीक है, आरोही क्रम का मतलब बढ़ता क्रम। अब बढ़ते क्रम में कैसे जमाए, देखो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, कि इसको हमें जमाना है, ये भी क्वेश्चन के अंदर ही आएगा आपको। और बढ़ते क्रम में अब हम जानते हैं
कि बाई तरफ आने वाला तो सबसे ज़्यादा होगा और दाई तरफ आने वाला सबसे कम होगा। अब बाई तरफ में कौन आता है, ये हम तीसरे आवर्त की बात कर रहे हैं। तीसरी आवर्त में आपके इधर कौन आता है, सोडियम। सोडियम के बाद यहाँ पर कौन आता है, मैग्नीशियम। फिर यहाँ जगह खाली रहता है, फिर कौन आता है, एल्यूमिनियम। फिर कौन आता है, सिलिकॉन। ऐसे आता है। अब ये देखो, ये तो क्रम है। अब इधर से अगर इधर जाएं तो क्या हो रहा है, मैंने आपको क्या बताया कि बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में हो रहा है ये, है ना, आवर्त में आ रहा है सारे। तो एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कोशों की संख्या तो समान रहता है, परंतु प्रोटॉनों की संख्या में बढ़ोतरी होने के कारण नाभिक का आकर्षण बढ़ जाता है और आकर्षण बढ़ जाने के कारण आकार में कमी आने लग जाता है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, अच्छा इसमें दो क्वेश्चन लेंगे। एक क्वेश्चन तो ये हो गया आपका, इसका मतलब आकार में कमी होगा, इधर वाला कम आकार का, इधर ज्यादा आकार का। तो इसका आरोही क्रम क्या होगा, सबसे बड़ा आकार किसका होगा, सबसे छोटा आकार सिलिकॉन का होगा, फिर एल्यूमिनियम, फिर एल्यूमिनियम के बाद मैग्नीशियम और सबसे बड़ा कौन होगा इनमें से, सोडियम। ये आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा, इस फर्स्ट वाले का आंसर। मतलब क्वेश्चन अब ऐसे ही है, लेकिन इसमें अगर ऐसे आ जाए, सोडियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सीजियम, रूबिडियम। अब इसमें बताओ, अब ये क्या है, ये पहले वर्ग में आ रहा है, सारे वर्ग में आ रहा है। वर्ग मतलब उसके स्तंभ में आ रहा है, समूह में। तो समूह में हम जानते हैं कैसा होता है ये, हेलिना की रब से फरियाद, ऐसा होता है। अब ऊपर से नीचे जाने पर मैंने आपको क्या बताया था कि कोशों की संख्या में एक की बढ़ोतरी होने के कारण, एक कोशों की संख्या बढ़ोतरी होने के कारण परमाणु त्रिज्या भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। अब परमाणु त्रिज्या बढ़ता जाता है, इसका मतलब हम क्या कहेंगे, सबसे छोटा कौन होगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद देखो लिथियम भी आ रहा है तो लिथियम, फिर सोडियम भी आ रहा है तो सोडियम। सोडियम के बाद पोटेशियम इसमें नहीं है तो उसको नहीं लिखेंगे हम। फिर उसके बाद कौन आता है, रुबिडियम, और रुबिडियम के बाद कौन आता है, सीजियम। तो ये इसका क्रम होगा। ये जिधर मुंह खुला होता है ना, ये मगरमच्छ का मुंह मान लो, ये जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा है ना, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इधर खुला हुआ है मुंह तो इधर बड़ा और ये बड़ा। सबसे बड़ा कौन होगा, सीजियम का आकार सबसे ज्यादा होता है और हाइड्रोजन का आकार सबसे कम होता है। ठीक है, याद रहेगा सबको। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो ये तो आपका परमाणु साइज के बारे में बात हो गया। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट आपका हो गया परमाणु साइज, नोट कर लेना। अब इसके अगर आगे बात करें, अब हम अगला जो तीसरा पॉइंट है, इसमें तीसरे पॉइंट की अगर बात करें, ये आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं हम। ठीक है ना, आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति। तो पहले तो हमने संयोजकता के बारे में जाना, दूसरा हमने परमाणु साइज के बारे में जाना। अब तीसरा हम बात करेंगे धात्विक गुण। धात्विक गुण, अच्छा धात्विक गुण और अधात्विक गुण क्या होता है। धातु मैंने आपको बताया था आवर्त सारणी में, जो बीच वाला जो रेखायुक्त उपधातु होता है वो बीच में मैंने आपको अलग पेन से लिखाया था। अब उपधातु की इधर सारे धातु होता है। धातु और इसके सामान्य गुण आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि धातु क्या होता है, चमकीले होते हैं। ठीक है, धातु कठोर होते हैं, धातु कठोर होते हैं, चमकीले होते हैं, आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, तन्यता का गुण पाया जाता है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो धात्विक गुण, अब धात्विक गुण अगर इसको हम समझे तो धात्विक गुण क्या होता है, किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉन की त्यागने की प्रवृत्ति, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक होगी उसकी धात्विक गुण ज्यादा होगा। तो इसका मतलब हम इसको क्या कह सकते हैं, किसी स्वतंत्र परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति। अच्छा, इलेक्ट्रॉन त्यागता है धातु और अधातु जो होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति
प्रवृत्ति ही क्या कहलाता है? धात्विक गुण कहलाता है। धात्विक गुण कहलाता है। मतलब धातु में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पाया जाता है। इसका मतलब हम इसको समझें, धात्विक गुण में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज़्यादा होगा। अब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति की बात करें तो समझना, अब इसके बारे में हम आवर्तिता के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें आवर्तिता क्या होगा। आवर्तिता वही, हम आवर्त सारणी में चले जाएंगे तो उसको हम आवर्तिता कहेंगे। आवर्तिता, आवर्त सारणी में अगर बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है और ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है। ठीक है। अच्छा, हम सबसे पहले ऊपर से नीचे जाते हैं तो धात्विक गुण बढ़ता है या घटता है उसके बारे में हम जानेंगे। अब अगर ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ऊपर समझना थोड़ा सा, हेलिना की रब से फरियाद, ये हमने पढ़ा था। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक है। अब अगर ऊपर से नीचे जाते हैं तो मैंने आपको क्या बताया कि कोषों की संख्या में बढ़ोतरी होता है। मतलब इसका जो एक इलेक्ट्रॉन वो फर्स्ट कक्षा में रहता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में रहता है और इसका एक इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में रहता है। मतलब बाह्यतम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है तीसरी कक्षा में, इसके चौथी कक्षा में, इसके पांचवी कक्षा, छठी कक्षा। अब यहाँ से क्या चीज़ पता लगता है? देखो, नाभिक क्या करता है? सभी इलेक्ट्रॉनों को बांधे रखता है। अब अगर नाभिक से अगर दूरी बढ़ता है, अगर दूरी बढ़े, बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की अगर दूरी बढ़े तो क्या होगा? उस पर आकर्षण कम हो जाएगा और आकर्षण कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगा। इसका मतलब हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे कि अगर ऊपर से नीचे जाते हैं एक समूह में, ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होने के कारण बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन की त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ता है। और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ रहा है, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण में वृद्धि होता है। ये तो क्या हो गया? ऊपर से नीचे जाने पर। ठीक है। तो ऊपर से नीचे जाने पर इसको पहले हम लिख लेते हैं कि एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या के बारे में भी बात कर ही लिया हमने। परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होने के कारण बाह्यतम परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होने के कारण बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण कम होने लगता है। फलस्वरूप क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को हम E माइनस से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति में वृद्धि होता है। और वृद्धि होता है तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि अर्थात धात्विक गुण में वृद्धि होता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ रहा है तो धात्विक गुण में वृद्धि होता है। ये तो हो गया भैया समूह के बारे में अपना बात हो गया। अब हम आवर्त की बात करते हैं। देखो आवर्त की बात करते हैं तो आवर्त में अगर बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है? परमाणु त्रिज्या में कमी होता है, जबकि कोषों की संख्या तो वही रहता है। अब परमाणु त्रिज्या में कमी होगा तो हमें हम क्या जानते हैं? परमाणु त्रिज्या में अगर कमी होगा तो बाह्यतम कक्षा पे
बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बढ़ता जाएगा, और आकर्षण बढ़ता जाएगा तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति में कमी आता जाएगा, और कमी आता जाएगा तो इसका मतलब धात्विक गुण में कमी होता है। तो हम क्या बोलेंगे, जबकि, इसको पैराग्राफ चेंज करके लिखना, जबकि एक आवर्त में बाएं से दाएं, है ना, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में कमी होने के कारण इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति में कमी होती है। फलस्वरूप धात्विक गुण में भी कमी होती है। अगर बाएं से दाएं जाए तो धात्विक गुण में भी क्या होगा, कमी होगा। ध्यान रखना, ये तो क्या हुआ धात्विक गुण के बारे में, ठीक है, कि धात्विक गुण एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होने के कारण बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण कम होने के कारण होने लगता है, और फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है, और वृद्धि होती है तो धात्विक गुण में भी वृद्धि होता है, ठीक है। जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार छोटा होने लग जाता है, और हम जानते हैं कि उधर अधातु होता है और इधर धातु होता है। अब बाएं से दाएं जाएंगे तो धातु से हम अधातु की तरफ जा रहे हैं, तो धात्विक गुण में कमी होगा, ऐसे याद रखना आप, तो धात्विक गुण में कमी होगा, ठीक है ना। अब यहाँ से भी वही क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में धात्विक गुण के बढ़ते क्रम धात्विक गुण के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो व्यवस्थित कर सकते हैं हम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, ठीक है। अब अगला हेडिंग आपका चौथा वाला जो हेडिंग रहेगा वो रहेगा अधात्विक गुण। अब इसके अगला वाला जो हम पढ़ेंगे, तो अगला हेडिंग डालना 4th नंबर का अधात्विक गुण। अच्छा, अब अधात्विक गुण क्या होता है? ये तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जिसमें अधिक होगा, उसे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को तो हम धात्विक गुण कहते हैं। जबकि अधात्विक गुण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। अब कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है ना, तो इलेक्ट्रॉन हम क्या बोल सकते हैं, ये इसी में हम करेक्शन कर सकते हैं कि किसी स्वतंत्र परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ही क्या कहलाता है? अधात्विक गुण कहलाता है। तो ये लिख लेना, अधात्विक गुण कहलाता है। किसी स्वतंत्र परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को ही हम क्या कहते हैं? अधात्विक गुण कहते हैं। अब इसमें भी अगर आवर्तिता की बात करें, अब आवर्तिता इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है? नाभिकीय आकर्षण, ठीक है। अब ऊपर से नीचे जा, इसका उल्टा होगा। अधात्विक गुण तो क्या होगा? धातु का उल्टा अधातु होता है, ठीक है। तो एक समूह में अगर ऊपर से नीचे जाते हैं, एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होता है, ये तो हमें पता है। और होने के कारण क्या होगा? बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण कम होने लगता है, और आकर्षण कम होने लगता है फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन मतलब बाह्यतम कक्षा पर इलेक्ट्रॉन, जो उसको बाह्यतम कक्षा में तो जोड़ेगा इलेक्ट्रॉन को। अब बाह्यतम कक्षा पर इलेक्ट्रॉन के आकर्षण कम होने लगता है, तो इलेक्ट्रॉन को जोड़ने में मतलब इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण कम होगा, जोड़ने में मतलब ग्रहण करने की प्रवृत्ति में क्या होगा? कमी होगा, क्योंकि आकर्षण कम हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति में क्या होगा? कमी होती है, और कमी होती है अर्थात हम क्या बोलेंगे? अधात्विक गुण में भी अधात्विक गुण में क्या होता है?
कमी होती है, अधात्विक गुण में कमी होता है, कमी होती है, ठीक है, अर्थात अधात्विक गुण में कमी होती है। जबकि एक आवर्त में अगर बाई से दाएं जाते हैं, और हम जानते हैं कि बाई तरफ तो क्या है, धातु है, दाई तरफ अधातु है, तो अधात्विक गुण में वृद्धि होना चाहिए, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन पर बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बढ़ेगा, और आकर्षण बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करके जोड़ने में अधिक आसानी होगा। तो जबकि एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में कमी होने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति में क्या होगा, वृद्धि होती है, और वृद्धि होती है इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, फलस्वरूप अधात्विक गुण में भी वृद्धि होती है, अधात्विक गुण में भी वृद्धि होती है, ठीक है। तो ये आपका चौथा हो गया अधात्विक गुण। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका भी। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बढ़ेगा, और आकर्षण बढ़ेगा तो जोड़ने की क्षमता बढ़ेगा, बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा ना तो ज्यादा आकर्षण करके उसको जोड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ग्रहण करने की क्षमता में वृद्धि होती है, और वृद्धि होती है तो इसका मतलब अधात्विक गुण में भी वृद्धि होता है। मतलब ग्रहण करना तो अधात्विक गुण, और त्यागना मतलब धातु त्यागता है, धातु दूसरे को देता है, और अधातु क्या करता है, दूसरे से लेता है। बस इतना याद रखना। तो हो गया आपका अधात्विक गुण। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब इसका लास्ट टॉपिक है आपका 5वें चैप्टर का लास्ट टॉपिक। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और वैसे ही क्वेश्चन बनता है जैसे मैंने आपको पहले वाले गुण, वो परमाणु साइज वाले गुणधर्म में पूछा था कि अगर ऊपर से मतलब कोई तत्व का नाम दे देता है 3-4, और उसमें पूछा जाता है कि इसको अधात्विक गुण के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, या फिर ऐसे पूछ लिया जाता है कि इसको परमाणु त्रिज्या के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, है ना। तो कुल मिला के वैसे ही क्वेश्चन बनता है यहाँ से तीनों टॉपिक से, अधात्विक गुण, धात्विक गुण और परमाणु त्रिज्या से। अब आता है आपका लास्ट टॉपिक 5वां, विद्युत ऋणता या ऋणात्मकता भी कह सकते हैं इसको हम, विद्युत ऋणात्मकता या विद्युत ऋणता, ऋणात्मकता। अब देखो ये क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को खींचने की प्रवृत्ति बोल सकते हैं इसको, कि किसमें ज्यादा ताकत है इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का। और हम जानते हैं सबसे ज्यादा उधर आकर्षित करेगा वो, क्योंकि उधर परमाणु त्रिज्या में कमी होता है। दाएं तरफ परमाणु त्रिज्या में क्या होता है, कमी होने के कारण ज्यादा आकर्षित करेगा। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं विद्युत ऋणात्मकता में, कि इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता ही विद्युत ऋणात्मकता होता है। इसके बारे में ऐसे डिटेल आपकी किताब में 10th की किताब में नहीं दे रखा है। आपकी 10th में पता है क्या लिख रखा है, कि इसको आप उच्च क्लास में पढ़ेंगे। बस इसके आधार पर हम क्या निर्धारित कर सकते हैं, विद्युत ऋणात्मकता के आधार पर हम उसके इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति का निर्धारण कर सकते हैं, है ना। बस इतना ध्यान रखना। और विद्युत ऋणता में इसमें लिखा भी देता हूं आपको, इलेक्ट्रॉन को किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आकर्षित करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। ठीक है,
विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। मतलब इलेक्ट्रॉन को आकर्षण करने की प्रवृत्ति। और इसमें ये याद रखना, सबसे ज़्यादा जो क्रम है, इसका क्रम याद रखना कि विद्युत ऋणात्मकता का क्रम क्या होता है। इसको ऐसे याद रखना, फोन सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन का होता है, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का ना। फोन, इसको ऐसे याद रखना, फोन। ठीक है, ये विद्युत ऋणात्मकता का क्रम होता है। ठीक है, आपका ये 5वां चैप्टर पूरा हुआ। ये द एंड सिर्फ 5वें चैप्टर के लिए है ना। क्लास तो आपको और भी मिलेगा, ध्यान रखना। ऐसा मत समझना कि ये क्लास पूरा हो गया। आपको सारी पूरे सिलेबस यहाँ से कवर करवाया जाएगा। तो बस हमारे साथ बने रहना, और आपको कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो यहाँ से प्रोवाइड करवाई जाएगी, है ना। आगे जाके हम लाइव क्लास भी स्टार्ट करेंगे, तो सब्सक्राइब करते रहना। ठीक है बच्चों, यहाँ तक के लिए इतना ही। बाकी अगली क्लास में फिर नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर कर देना। धन्यवाद।